सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज खासी मंदी की सूरत हाल रही। 486 पॉइंट्स की बड़ी कमी आज रिकॉर्ड की गई और इसकी वजह बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और इस तरह की खबरें आने के बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हमने मार्केट में देखी और बमुश्किल इंडेक्स 78,000 की सतह पर बरकरार रह सका है, जिस पर तवक्को आज यही की जा रही थी कि 78,000 से भी शायद ये इंडेक्स नीचे चला जाएगा, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर पिछले 2-3 माह के अरसे में होती, चूंकि 486 पॉइंट्स की कमी होना ये किसी भी तौर एक पजीराई वाली बात नहीं है। तो अब मार्केट आगे किस तरह से रिकवर करेगी, कैसे ग्रो करेगी और आज जो ये कमी हमने देखी है कि अगले 1-2 रोज में इस कमी को रिकवर किया जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी सरमायाकारों की हो सकती है, पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, आज की मार्केट की सूरत हाल से हम अपडेट करेंगे। कफील बताइएगा, 486 पॉइंट्स की एक कमी सामने आई है, एक बड़ा ह्यूज नंबर है, बमुश्किल 78,000 और 84 पॉइंट्स पे इस वक्त ये इंडेक्स स्टैंड कर रहा है। कल क्या हो सकता है, आज ये इस कमी की क्या वजूहत सामने आ सकी हैं? देखिए, मार्केट में जो सरमायाकारों को एतमाद है वो किसी तौर पर भी जो है वो अगर आप देखें तो वो बहाल नहीं हो पा रहा है और कोई ना कोई जो खबर है वो मार्केट की नेगेटिविटी का बाइस बनती है। अगर हम आज के पहले दिन की बात कर लें तो मार्केट के आज सेंटिमेंट है वो नेगेटिव था और अगर हम अब पूरे दिन की बात कर लें तो 486 पॉइंट्स की मार्केट में कमी रिकॉर्ड की गई है और जो 100 इंडेक्स है वो अख्ताम पर जो है वो 78,084 पॉइंट्स के लेवल पे जो है वो क्लोज हुआ है। मजमूई तौर पर 15 अरब रुपए मालियत के 55 करोड़ से कारोबार रिकॉर्ड किया गया है और मार्केट में 163 कंपनी के इसमें इजाफा, जबकि 263 में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। तो माहिरीन उनके ख्याल में जो है वो मार्केट जो सेंटिमेंट है, जब मार्केट नीचे आना शुरू हुई थी 81,000 से लेकर अब तक, तो मार्केट में उसमें कोई चीजें जो है वो बहाल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मार्केट में जो सरमायाकारों का एतमाद है बहाल नहीं हो पा रहा और यही वजूहत है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, उसके बाद दोबारा प्रॉफिट टेकिंग का जो है वो शिकार हो जाती है मार्केट। और यही हुआ आज भी, मार्केट आगाज तो अच्छा हुआ था, हम उसके बाद मार्केट में जो है वो मंदी से दो चार रही और अख्ताम जो है मार्केट का मंदी भरी हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील अहमद। फिलहाल से हम अपडेट कर रहे थे, मार्केट नंबर्स में नीचे जा रही है लेकिन वजीर आजम हाउस के खर्चे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हमने देखा कि ऑप्टिक्स की हद तक के कलामती ऐलान हुआ था कि वज़ीर आज़म हाउस में किफ़ायत शारी मुहिम को अपनाया जाएगा, खर्चे वहाँ पर कम किए जाएंगे, लेकिन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट सामने आई है गुज़िश्ता माली साल की, उसमें ये खर्चे बढ़े हैं, उसमें इन खर्चों में इजाफा हुआ है, कम ये किसी तौर पर भी नहीं हुए। और अब पाकिस्तान के खर्चे पूरे करने के लिए इस वक्त IMF का एक लोन लेना पड़ रहा है, IMF के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आ रहा है। स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है, जो उसका शेड्यूल है 4 सितंबर तक का, उसमें अभी तक पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तान का एजेंडा या पाकिस्तान को लोन देने की अप्रूवल ही नहीं रखी गई है। तो अगर ये सितंबर में भी मुमकिन नहीं हो सका तो पाकिस्तान में माशी हालात कितने खराब हो जाएंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आफिया मलिक साहिबा सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट हैं, पाइट से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आफिया साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री बड़ी इस वक्त कॉन्फिडेंट है, दीगर ममालिक के पास जाकर भी कर्ज लेने की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि अब IMF से कर्जा मिल जाता है तो बाकी ममालिक भी जरा थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में पैदा कर लेते हैं, लेकिन अभी तक 4 सितंबर तक जो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो शेड्यूल है उसमें तो पाकिस्तान शामिल ही नहीं है। क्या सितंबर में ये प्रोसेस मुकम्मल हो पाएगा, क्या समझती हैं आप? उम्मीद तो की जा रही है कि सितंबर में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आपकी बात सही है कि हमारा अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं है, क्योंकि IMF की कुछ शराइत होती है कि हमें अपनी फाइनेंसिंग जो है ना उसको सिक्योर करना होता है बाकी ममालिक के साथ भी एक लिमिटेड अमाउंट। लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्योंकि चाइना के साथ हमारे पहले जब भी IMF के साथ पिछले साल भी जो बातचीत होती रही तो उस वक्त चाइना हमारी सपोर्ट के लिए आता रहा, लेकिन अभी ये जो IPPs वाला इशू हुआ है उसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट थोड़ी बहुत जो है वो उसकी नाराज हो रही है, क्योंकि हमने जो बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट करके हमने IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स की रीनेगोशिएट करने की बात की, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट किया और वो चाइनीज गवर्नमेंट उसकी फेवर में नहीं है। जो ये वाले जो नेगेटिव असरात हैं ये हमारी IMF डील के लिए जो हमें फाइनेंसिंग को सिक्योर करना है उसको मुतासिर कर सकते हैं। तो हाफिज साहब, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर हों चाहे वो स्टेट मिनिस्टर हों, उनके फिर कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? अभी रात 8 बजे के प्रोग्राम में अली परवेज मलिक साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो मेरे साथ होंगे भी, उनसे भी मैं पूछूंगा आपको क्या समझ आता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे नीचे की तरफ जा रहे हैं और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने अंदर बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम ये सारे मसले हल कर देंगे, IMF से हमें बड़ी आसानी के साथ लोन भी मिल जाएगा। शराइत तो बहुत ही ज़्यादा कड़ी और सख्त हैं। बिल्कुल, शराइत बहुत ज्यादा कड़ी और सख्त भी हैं और एक से उम्मीद की जो इनको नजर आ रही है वो सऊदी अरब से जो है ना वो ऑयल वो डेफर्ड पेमेंट पे जो है ना मिलने की, तो वहां से अगर थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट मिल जाती है तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा।
लेकिन खैर ये लोग पुरुमीद तो हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो दूसरी स्ट्रेटजीज हैं वो इस सारे प्रोसेस को जो है ना वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी, जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा। क्योंकि इस IMF की जब पिछली दफा भी जो हुई थी निगोसिएशन, उसमें एक जो बहुत बड़ी कंडीशन थी वो ये थी कि सब्सिडीज को कम करना है और अपने टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाना है और टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना है। लेकिन हम वो किसी हद तक उसमें नाकाम रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली पंजाब में भी हुआ कि हम 2-2 महीने का बेशक पैकेज देते हैं, जो भी देते हैं, लेकिन हम एज सच, क्योंकि ये भी सही है कि सार्फिन पर बहुत ज्यादा उसका बिजली का बोझ पड़ा, जिसकी वजह से जाहिर है जो पॉलिटिकल हुकूमतें होती हैं उनको थोड़ा बहुत उसको लीवरेज देना पड़ता है और वो आके उसको बेनिफिट देती हैं। तो ये जो सब्सिडीज प्रोवाइड की गई हैं ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इस हमारी सारी निगोसिएशन में, क्योंकि हम उनकी कंडीशनैलिटीज ही पूरी नहीं कर पा रहे। और जहां तक टैक्स बेस की, और मेरा नहीं ख्याल कि हम टैक्स बेस को भी जो है एक हद बढ़ा भी सकें या नहीं, क्योंकि अभी तक भी हमारा जो रिलायंस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही बहुत ज्यादा है। सही। और हाफिज साहब, IMF से हटकर जब हम दूसरे ममालिक की तरफ जाते हैं, अभी हमें रोल ओवर्स की जरूरत है कि चाइना, सऊदी और UAE से हम अपने पुराने कर्जे, वो जो $12 अरब की एक फिगर है, उसको रोल ओवर करवाएं। हम फिर जा रहे हैं सऊदी अरब के पास कि $1.2 बिलियन हमें आप मजीद दे दें, ये जो $2 अरब की फाइनेंसिंग का गैप है उससे वो कवर करना चाह रहे हैं। तो ये क्या कोई और तरीका नहीं है कि इन कर्जों में जाए बगैर, लोन्स में जाए बगैर इस फाइनेंसिंग गैप को पूरा किया जा सके? हम कहाँ से पूरा करेंगे? हमारे मुल्क के हालात इस वक्त हैं ही ऐसे नहीं कि हमारे पास क्या रेमिटेंसेज आ रही हैं। इस वक्त रेमिटेंसेज बिल्कुल नहीं आ रही। मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, आपको भी मालूम है। इस वक्त लोगों की इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। और चाइना की गवर्नमेंट का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चाइनीज गवर्नमेंट से तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा, अनलेस कि हम जाके उनके साथ बातचीत करें और उनको बताएं कि हम उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को, यानी उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उनको नहीं छेड़ेंगे। फिर जाके मुमकिन है कि शायद हमें चाइना से भी मदद मिल जाए। लेकिन सऊदी अरब से हाँ, वहां से एक पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर आ रही है कि हम सऊदी अरब से जो है ना हमारा वो रोल ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलें। अब ये रोल ओवर अगर हो भी जाता है, सिर्फ एक ब्रीदिंग स्पेस होगा ना हमारे लिए, ज़ाहिर है, चूंकि हमें जो अगले 2 साल की पेमेंट जो करनी है उसका इंतजाम फिर हम कहाँ से करेंगे? ये $7 अरब हमें यकमुश्त तो मिलने नहीं है, तो 3 साल प्रोग्राम है, ये 3 हिस्सों में 3 टुकड़ों में मिलेंगे, जो हमें कोई 24, 25 या $26 अरब की इस वक्त पेमेंट्स करनी है। $12 अरब अगर रोल ओवर हो भी जाते हैं तो वो भी तो हमें आगे जाकर अदा तो करने ही होंगे। उसका इंतजाम पाकिस्तान कहाँ से करें? बिल्कुल अदा करने हैं। उसके लिए हमारे पास वाहिद हल ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है बढ़ाने की तरफ तवज्जो दें, और जो वहां पे रुकावटें हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। और इस वक्त एक्सपोर्टर्स का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो एनर्जी की प्राइसेस का है। तो हम क्यों नहीं मार्केट डेवलप कर रहे और उनको जो है मार्केट में कह के हमारे पास, क्योंकि मौजूद भी है, कैपेसिटी भी मौजूद है जी। अच्छा, एनर्जी प्राइसेस तो आपके साहब अपनी जगह एक मसला है, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स को अब जिस तरह नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेकर आए हैं, उन पर 1% फिक्स टैक्स हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया, तो उससे भी बहुत सारे लोगों की हौसला शिकनी हुई है कि फिर ज़ाहिर एक्सपोर्टर्स के लिए पहले ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ चुका है, अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी मुश्किल किया जा रहा है ये टैक्स को बढ़ाकर। तो ये क्या इस पर रिव्यू की जरूरत है? बता रही हूँ कि हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की बजाय उनको मजीद जो है वो जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स को। तो भाई प्राइम मिनिस्टर ने जो टारगेट रखा हुआ है कि एक्सपोर्ट को डबल करना है, $60 बिलियन पर लेकर जाना है, अभी तो ये $30 अरब मुश्किल से होता हुआ नजर आ रहा है। जो पिछले साल का और इस साल का टारगेट था वही शायद अचीव ना हो सके, तो ये किस तरह से फिर $60 अरब तक की प्लानिंग करेंगे? देखिए, टारगेट्स रखना बहुत आसान है, लेकिन उनको अचीव करने के लिए थोड़ा बहुत हमें स्टेप्स भी लेने की जरूरत है। जब हम वो स्टेप्स ही नहीं ले रहे होंगे तो हम वो टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे? तो जैसे आपने अभी ये टैक्स की बात की और उसी तरह वो एनर्जी प्राइसेस की भी मैंने बात की, हम उनको इंसेंटिव क्या दे रहे हैं एक्सपोर्टर्स को कि वो उन टारगेट्स को अचीव करें। और दूसरी तरफ एक और चीज भी सुनने में आ रही है कि अगर पहले वो जो है वो कैप्टिव पावर प्लांट्स के थ्रू थोड़ी बहुत सस्ती बिजली बना लेते थे, अब वो भी शायद ये पॉलिसी बनाई जा रही है कि गैस जो है वो कैप्टिव पावर प्लांट्स को नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको फोर्स किया जाएगा कि वो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लें। तो फिर एक्सपोर्टर्स के पास क्या इंसेंटिव बचेगा बाकी? ठीक है, तो फिर इसका मतलब कि ये जो एक्सपोर्ट हमारी इस वक्त $30 बिलियन के अराउंड है, ये कहीं खुदा ना खास्ता ये कोई कम होकर 27-28 के अराउंड ना आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी इस एक्सपोर्ट में IT सेक्टर पर भी है, लेकिन इंटरनेट की बंदिश वगैरह की वजह से जो पिछला 1 साल 1 महीना 2 महीने गुजरे हैं, तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम कोई 30+ भी जा सकें। बिल्कुल, अब तो IT की फर्म्स के सुनने में आ रहा है कि वो छोड़ के जाने की बातें कर रहे हैं यहाँ से।
ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आफिया मलिक साहिबा, सीनियर रिसर्च पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, हमारे साथ मौजूद थी। और चूंकि इस वक्त आईटी सेक्टर को, पूरे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को बड़ी मुश्किलात का सामना है, तो पिछले सिर्फ 6 रोज़ में टेलीकॉम सेक्टर को 300 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। और इस नुकसान के असरात पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्या हो सकते हैं, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर को पिछले चंद दिनों में बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 6 दिन के फिगर्स अगर आपसे शेयर किए जाएं तो ये 300 मिलियन से ज्यादा के बनते हैं। अब इससे मुतालिक मुख्तलिफ वजूहात हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ वक्तों में पेश की जाती रही। कभी VPN के ज्यादा इस्तेमाल को इसकी वजह बताया गया, कभी ये कहा गया कि हुकूमत की तरफ से कहीं कोई इशू नहीं है। फिर एक मौके ये भी सामने आया कि सबमरीन केबल्स में फॉल्ट है और उस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से सिलसिला रहा है। तकनीकी वजूहात की वजह से इंटरनेट का मसला 6 से 7 दिन रहा। चेयरमैन PTA का ऑफिशियल वर्जन अब सामने आ चुका है, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कुल 7 सबमरीन केबल्स आती हैं और इनमें टेक्निकल फॉल्ट था। मेजर जनरल हफीजुर रहमान की जानिब से यह स्टेटमेंट सामने आया। वो कह रहे हैं कि इंटरनेट में मसले की वजह से VPN का इस्तेमाल भी बढ़ा है और इससे कनेक्ट करके आप जो वजीर साहिबा का बयान था उसको भी याद कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम 5 या 6 दिन मुतासर रहा, 15 अगस्त से सिस्टम ठीक हो गया था। लेकिन यह भी सबको पता है कि 6 दिन का सिस्टम तो ठीक हो गया था, इंटरनेट की जो इस वक्त रवानी है, ये जो लोगों तक फरामी है, वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकी है। साथ ही मजीद ये कहते हैं कि हमें वफाकी हुकूमत किसी भी साइट को ब्लॉक करने का कहती है तो PTA बगैर पूछे वो वेबसाइट ब्लॉक कर देता है। जब भी हुकूमत का ऑर्डर आता है हमें इंटरनेट बंद करना पड़ता है। 2023 में पाकिस्तान में 7 बार इंटरनेट बंद हुआ और 2023 में जो पाकिस्तान को इंटरनेट की बंदिश की वजह से नुकसान उठाना पड़ा उसका फिगर भी बहुत ह्यूज है। 65 अरब का नुकसान पाकिस्तान ने 2023 में सिर्फ इंटरनेट की बंदिश की वजह से उठाया है। 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासिर हुए 2023 में, जबकि बंदिश का जो दौरानिया है वो 259 घंटे तक रहा। यानी आप सोचें कि एक साल में कई दिनों तक इंटरनेट की बंदिश रही, जिसकी वजह से ये भारी नुकसान उठाना पड़ा। तवील दौरानिये के लिए इंटरनेट की बंदिश में गुज़िश्ता साल भारत दुनिया भर में सरफहरिस्त रहा है और भारत में 47 करोड़ सार्फिन के लिए इंटरनेट की सहूलत को रोका गया। इंडिया का दुनिया भर में इंटरनेट की बंदिश में 4था नंबर है। फिर इंटरनेट की बंदिश से माली नुकसान की मदद में रूस इस वक्त सरफहरिस्त है। ये जर्मन इदारे की रिपोर्ट को हम कोट कर रहे हैं। रूस में 1350 घंटे इंटरनेट सर्विस बंद रही, जबकि 4 अरब डॉलर्स का रूस को नुकसान भी हुआ, जबकि 11 करोड़ 30 लाख सार्फिन भी मुतासिर हुए। ये वो तमाम मईशत हैं जो कि बहुत मजबूत हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान की माशी हालत में और इन ममालिक की माशी हालत में बहुत फ़र्क है, तो शायद इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। और भारत इक़्तिसादियात को माली नुकसान का तखमीना पाकिस्तानी करेंसी में 10 करोड़ लगाया गया है। 5 करोड़ 90 लाख सार्फिन वहां पर मुतासिर हुए हैं। ये पूरी सूरत हाल है जिस पर हम बात करेंगे। खुरम राज साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं पाशा के, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के। तो खुरम साहब, ये हुकूमत तो मुख्तलिफ वजूहात पेश कर रही है, क्या कोई एक वजह भी काबिल कबूल है? चूंकि नुकसान तो बहरहाल हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। तो देखिए, जो वजूहात कई दफ़ा एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हम हुकूमत के साथ इन टच हैं। कुछ जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वही हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो यही है। और हमारी गवर्नमेंट के साथ अब डिस्कशन भी हो रही है, डायलॉग भी हो रहा है टू मेक श्योर कि जी आगे चल के इस तरह की चैलेंजेस ना आए। और टेक्नोलॉजी में तो देखिए कहीं भी इशू आ सकता है। और अभी आपको पता है पीछे एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जिसकी वजह से दुनिया भर में बैंकिंग सिस्टम और एयरलाइंस भी मुतासर हुई थी। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ अगर हम बात करें तो ज़रूर चैलेंजेस आए हैं हमारे बिजनेस के तबके को। हमारा पर्सपेक्टिव यही है कि गवर्नमेंट का एक बहुत ज़्यादा फोकस है। गवर्नमेंट कह रही है कि जी अगले 5 साल में हमने $25 बिलियन तक बरामदात को लेके जाना है। और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक आपके पास मजबूत जो है नेटवर्क का निज़ाम होना चाहिए। हमने जिस तरह आम सार्फिन को इस पे तशवीश दी, हमने भी हुकूमत के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हमारा डायलॉग भी हो रहा है, हम कुछ मेजर्स को भी ले रहे हैं ताकि वो जो ये डिस्ट्रप्शन है वो आगे चल के इस तरह के वाक़यात मिनिमाइज़ किया जा सके, कम से कम हो सके। उसमें कुछ एक पहले भी जब इस तरह के इंटरनेट के कुछ इश्यूज आए थे, उसमें जैसे ये VPN की बात आती है तो उसमें पहले भी हमने जो है मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ और
टेलीकॉम अथॉरिटी के साथ मिलके काफ़ी सारी जो बिजनेसेस हैं उनकी आईपीज जो होती है उसको एक फाइल लिस्ट किया जाता है ताकि वो इस तरह के जो कोई इंटरप्शंस आ रही हों उससे वो महफूज रह सकें। और अभी भी हम गवर्नमेंट के साथ जो है कुछ हम मशवरा कर रहे हैं, हम उनके साथ डिस्कशन में हैं कि इस जो ये है आईपी वाइट लिस्टिंग है इसको और बड़े पैमाने पे और भी बिजनेसेस जो अभी तक इससे मुस्तफीद नहीं हो रही, ख़ास तौर पे जो हमारे फ्रीलांसर्स है जो कि ज़्यादातर जो होता है अनपेड वीपीएन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एसोसिएशन के साथ भी हम मिलके बैठें। और ठीक है खुर्रम साहब, चूंकि हुकूमत के साथ आप लोग राब्ते में हैं तो अब ये सबमरीन केबल्स का जो फॉल्ट है ये मुकम्मल तौर पर कब ख़त्म हो जाएगा और इंटरनेट की फराहमी जिस तरह पहले चंद रोज़ पहले जिस तरह हुआ करती थी बगैर किसी रुकावट के, वो कब तक मुमकिन हो सकेगी, चूंकि उसमें आपकी इंडस्ट्री का फ़ायदा ज़ाहिर है? जी बिल्कुल। सो मेरी इतलात के मुताबिक मोस्टली जो है ये जो थी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए हुए हैं पिछले 1-2 दिनों में। चूँकि हमारे यहाँ ये 40 था उसकी वजह से कुछ एरियाज में जो है इंटरनेट की गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंटरप्शन ज़रूर हुई है, बट होपफुली हमें यही पता है कि जी 27 तारीख जो कि आज है इससे आगे चल के ये नॉर्मलसी की तरफ आ जाएगी। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं भी बात कर रहा था कि आगे चलते हुए हमें फोकस इस चीज़ पे करना है कि आगे चलते हुए इस तरह के जो चैलेंजेस हैं इनको जो है मिनिमाइज किया जाए कम से कम, ताकि इम्पैक्ट आए बिजनेसेस पे। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि जब आप इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो खासतौर पर बाहर के ममालिक में, पाकिस्तान में भी आप अगर आप कस्टमर्स को कर रहे हैं तो आपका एक रेपुटेशन पे आप कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे भी और मुल्क की सतह पे भी होता है कि अच्छा जी इस मुल्क के साथ काम किया जाए। और सब फायरवॉल इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसका कोई कनेक्शन सबमरीन केबल फॉल्ट्स के साथ था या फिर चूंकि कुछ कयास आराइयाँ हुई कि ज़ाहिर है उस इंस्टॉलेशन की वजह से ये सबमरीन फॉल्ट भी आया, तो ये इसको भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। देखिए जी बिल्कुल मैं वजाहत करना चाहूँगा कि फायरवॉल के सिलसिले में क्या स्टेप्स लिए गए हमें उसका कोई बहुत हमें नहीं तफसील पता, इसलिए मैं नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका सबमरीन केबल से कोई ताल्लुक सच वो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन की वजह से डिस्ट्रप्शन शायद नहीं आई होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उस तरफ कोई काम हो रहा है और उनकी सालमियत के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस तरह की कोई हमें ज़रूरत है करने की, तो हम कहते हैं कि जी वो बिल्कुल ज़रूर किया जाए। इम्पोर्टेंट चीज़ यही है हमारा पर्सपेक्टिव और जिस पे अब हम गवर्नमेंट के साथ डायलॉग में है वो यही है कि जी उसका इम्पैक्ट जो है ख़ास तौर पे आम आदमी पे भी, लेकिन ख़ास तौर पे जो हमारी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर इस तरह के इम्पैक्ट को कम किया जाए, और उसके लिए ही हम ये जो आईपीस की वाइट लिस्टिंग वगैरह की बात कर रहे हैं उस तरफ उस जानिब हम जा रहे हैं, इन द पास्ट भी गए, अब हम उसको और चलें। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम राज साहब, वाइस प्रेसिडेंट पाशा अहमद थे और कह रहे थे कि अब उम्मीद है कि आगे इंटरनेट की लोगों तक फराहमी में कहीं कोई रुकावट पेश नहीं आएगी, लेकिन कुछ रुकावटें अभी भी गैस पाइपलाइन जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हैं उसको लेकर मौजूद हैं, और अब ईरान ने एक हतमी नोटिस पाकिस्तान को दे दिया है आलमी अदालत जाने का। अब ये मामला पाकिस्तान की इकॉनमी पर फिर कितने मनफी असरात मुरतब कर सकता है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब अगर ईरान आलमी अदालत जाता है तो पाकिस्तान को कितने जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, और अगर ईरान को रोकना है आलमी अदालत जाने से तो क्या हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी आरिफ साहब? बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत बड़ा एक इश्यू अमर्ज हो सकता है और हमारी इकानमी के लिए तो खैर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होगा। इस इकानमी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ ये नहीं कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे और हमें जो लिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ गैस की वजह से भी हमें कंटिन्यूसली इकानमी हमारी डैमेज हो रही है, और हमारा सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए ये ज़्यादा मोस्ट ईजीएस्ट सोर्स है गैस सप्लाई का पाकिस्तान के लिए, जिसमें सिर्फ हमारा जो फेलियर है वो हमारे डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट की वजह से है। देखिए, मैं फेलियर का वर्ड यूज़ किया एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस या इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी लोग मैनेज करते हैं एटलीस्ट, और फिर साथ
ये जरूर कहते हैं कि जी हम बड़े सोवरेन कंट्री हैं। मतलब अगर हम सोवरेन कंट्री हैं तो एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू डिसाइड मैटर्स विच आर गुड फॉर आवर ओन पीपल। हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ये एक ऐसा फैसला था जिसके लिए हम नाकाम हुए सो फार। और अगर ईरान ने ये थ्रेट दे दी है तो ईरान को कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ईरान और पाकिस्तान, हाँ, उनको कोई नहीं रोक सकता और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा आरिफ साहब, एक दिलचस्प बात इसमें यह है, इस पर आप कमेंट कीजिएगा जरा। 2019 सितंबर में एक मुआहिदा होता है, नजरसानी शुदा मुआहिदा पाकिस्तान के इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स और नेशनल ईरानी गैस कंपनी के दरमियान, और उसमें यह तय पाता है कि अगर ये पाइपलाइन में ताखीर भी हुई तो ईरान किसी बैनुल अक़वामी अदालत नहीं जाएगा। 2024 तक पाकिस्तान को अपनी पाइपलाइन बिछानी थी, 750 मिलियन क्यूबिक फीट ये गैस इससे हासिल होनी थी। अब इसमें अगर ताखीर भी हो रही है तो ईरान फिर इस मुआहिदे से रूगर्दानी क्यों कर रहा है? देखें, बात यह है कि वो उस मुआहिदे का पहले तो या तो आप मुझे सही उसकी कॉपी मुझे दे दें कि वो मुआहिदा क्या हुआ है, तो फिर मैं आपको सही उसको पढ़ के सही इंटरप्रिटेशन आपको बता दूंगा। लेकिन बात ये ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपको याद होगा तो ये रिसेंटली अबाउट अ ईयर अगो आपको पता है बड़े जोर शोर पे इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया था कि जी पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है पाइपलाइन की तो पाकिस्तान के अंदर। तो वो कंस्ट्रक्शन अचानक वो रुक कैसे गई और क्यों चली गई? उस वक्त जो शुरू की थी वो जस्ट एक मैसेज देने के लिए ईरान को कि नहीं जी हम बड़े सिंसियर हैं, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया गया है। तो ये मैं इस पर यकीन ही नहीं कर रहा कि वो जो 19 में जो मुआहिदा हुआ है, ईरान ने ये कहा है कि जी हम कभी नेशनल आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे। बात यह है कि अगर वो मुआहिदा एग्जिस्ट करता है तो वो नोबडी कैन स्टॉप देम, ठीक है। अब बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि मुझे उसकी जो स्पेसिफिक टर्म्स है उसका मुझे नहीं पता तो उस एग्रीमेंट में है। चले आरिफ साहब, उसकी स्पेसिफिक टर्म्स पर हम भी कोशिश करेंगे कि रिसर्च करके उसको मजीद जरा निकाला जा सके कि उसमें असल हकाइक हैं क्या। लेकिन उससे कतई नजर जो आपस के ताल्लुकात होते हैं, अगर बरादराना ताल्लुकात दो ममालिक के दरमियान हैं, बड़े अच्छी दोस्ती है दो ममालिक के दरमियान, तो उसमें अगर देर सवेर हो भी जाती है किसी प्रोजेक्ट में, तो क्या एक फरीक का ये हक है कि फिर वो आलमी अदालत जाए और जुर्माने का मुतालबा करे और उसकी सूरत में दूसरे मुल्क को नुकसान का सामना करना पड़े? नहीं, देखिए वो तो एक हर चीज की एक लिमिट होती है। मेरा ये ख्याल है कि ये एग्रीमेंट जो है ना ये कुछ 1990 से जो है ना वो शायद साइन हुआ हुआ है या उसकी कोई डेट है, बहुत काफी सालों से साइन हुआ हुआ है। जब ये एग्रीमेंट सालों से साइन हुआ हुआ है तो ईरान आई थिंक अभी तक रिस्ट्रेनिंग ही एक जो है ना वो पॉलिसी अपनाए हुए था। अब बात यह है कि वो होता नहीं है, लेकिन ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बेसिस पे डिपेंड करता है। अभी भी वो नहीं जाएगा अगर सिंसियर एफर्ट किए जाए पाकिस्तान की तरफ से और उनको रिक्वेस्ट की जाए या अपनी जो कंपल्शन है वो बताई जाए। अब जब तक ये मिल के काम नहीं किया जाएगा, दोनों हैंड इन हैंड होता है। अब दूसरी तरफ ये है, आप ये देखें कि ईरान से मुझे नहीं समझ आती कि जब हम कहते हैं कि जी अमेरिका जो है उसने सैंक्शन लगाई हुई है और अमेरिका बड़ा खुल खिला के आ जाता है, पाकिस्तान को एडवाइजरी इशू कर रहा है कि जी अगर आपने ये गैस का पाइपलाइन मंसूबा आपने इस पर एग्जीक्यूट किया तो हमारे बड़े हम बड़े नाराज होंगे और हम आपको इनको नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने आज तक हमें ये मदद नहीं की कि हमारे एनर्जी के जो प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने मदद नहीं की। तीसरी तरफ उनको पता है अच्छी तरह, अमेरिका को बहुत अच्छी तरह पता है कि जी पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी एक होता है कि एनर्जी डेफिशिएंसी नहीं, अब हम एक ऐसी स्टेज पे चले गए हैं कि जिसमें जो भी कन्वेंशनल एनर्जीज हैं जो अवेलेबल हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी है या ऑयल है और गैस है, ये कन्वेंशनल एनर्जी अफोर्ड ही नहीं कर पा रही हमारी पॉपुलेशन। और मेजॉरिटी ऑफ लोग वो जो हमारा जो एक बड़ा क्रिएट हुआ था मिडिल क्रिएट हुई थी वो भी आप पॉवर्टी लाइन के बहुत नीचे। आरिफ साहब, ये पाकिस्तान की लैकिंग कहाँ है दरअसल? क्या सिर्फ अमेरिका का प्रेशर है जिसकी वजह से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस से हम महरूम हो रहे हैं, या फिर इसमें अपनी भी कोई लैकिंग है, इंटरनली भी कुछ काम करने की, हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है? नहीं जी, हम किसी और को ब्लेम कर ही नहीं सकते। 100% हमारी अपनी लैकिंग है, हमारी अपनी विल पावर है, हमारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम अपने जो है ना किसी मकसद के लिए बड़े बड़े नेशनल इंटरेस्ट वाली चीजों को इग्नोर कर देते हैं। खासकर वो लोग जिन्होंने डिसीजन लेने होते हैं, वो लोग जिन्होंने फैसले करने होते हैं, वो अपने जाती कुछ मफादात की वजह से बड़े बड़े इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं जिसमें अवाम का और मुल्क का फायदा होता है। मैं बड़ी दुख से ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर हम वो कहते हैं सिर्फ कहते हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट के लिए हम एफर्ट, वो लोग जो डिसीजन मेकर है वो पाकिस्तान को फर्स्ट करार देने में या उसकी। और आरिफ साहब, ये 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस अगर अब तक पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल हो चुकी होती तो इससे
जो शॉर्टेज है गैस की पाकिस्तान में वो किस हद तक पूरी होती, और जो टैरिफ इस वक्त बहुत हाई है वो उसमें कितनी कमी वाकई हो जाती? देखें, बहुत बहुत फर्क पड़ता जी। एक तो शॉर्टेज वाला तो मसला हल हो ही जाना था, दूसरा वो डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस क्या है, ईरान वाली गैस की क्या प्राइस है। अगर तो वो हमारी LNG की प्राइस से बेहतर है, अगर मैं बिल्कुल कोट नहीं कर पाता या ना मेरे पास सामने है, और जब तक मेरे पास ऑथेंटिकेटेड नंबर ना हो या फार्मूला ना हो मैं कमेंट नहीं करना चाहता। वो ये है कि ईरान वाली पाइपलाइन की गैस की प्राइस जो इम्पोर्टेड LNG है उससे डेफिनेटली कम है। एक चीज वो पीरियड है, अगर वो कम नहीं है तो फिर तो ये प्रोजेक्ट को करने की जरूरत नहीं थी। एक तो जब वो कम है, अगर वो कम है तो फिर हमारी इकानमी में अगर वो सारी गैस फ्लो हो और हमारी इकानमी बहुत बेहतर हो सकती है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चल पाती है, एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस कम होगी और उससे हमारे। और आरिफ साहब बस ब्रीफली आखिर में बता दिएगा चंद सेकंड्स में कि क्वालिटी ऑफ गैस का तो इशू नहीं है ना, ईरानी गैस की जो क्वालिटी है और जो दूसरी गैसेज हम इंपोर्ट करते हैं उसकी क्वालिटी में कहीं कोई मेजर इशू? नहीं, इस पाइपलाइन जो गैस होती है ना, इसकी क्वालिटी अगर इशू होता भी है एट वेल हेड तो वो इशू जो है ना वो प्रोसेस हो जाती है, और अगर कोई भी उसके जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या अनडिजायरेबल पार्टिकल वो रिमूव हो जाते हैं और प्लांट लगते हैं। तो जो गैस होगी पाइपलाइन के थ्रू वो फुल स्पेसिफिकेशन गैस। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। और फिर कल अब एक बड़ी हड़ताल ताजिरों की जानिब से होने जा रही है, कल इस पर मजीद भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो दोनों फरीक हैं वो हमारे साथ मौजूद हों और दोनों के मौक़िफ़ भी आपके सामने रख सकें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।